मई को एक और धमाका होने को है। दुनिया भर में तहलका मचाने के बाद पैनामा लीक्स में इस बार 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सियासतदान और कारोबारी अफराद के नाम सामने आएंगे। इन ऑफशोर कंपनीज के मालिकान में बेशतर का ताल्लुक कराची और लाहौर के पॉश इलाकों से है। बड़ी वारदात एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई है कि 1.5 माह से जो कुछ जिसके मुंह में आया वो बोलता गया है। ये फिर कोई खेल रचाया जा रहा है और ये पुराना राग है कि जिस वक्त कोई ऐसा मोड़ आना हो तो जमहूरियत को ठीक करने का वक्त आ जाता है और करप्शन बहुत बढ़ जाती है और वो ठीक करनी पड़ती है। पैनामा लीक्स की आड़ में वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम लगाने वाले हाथ जोड़कर मुआफी मांगे। दानियाल अजीज का मुतालबा, कर्जे मुआफ कराने वाले हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें पैनामा लीक्स की तहकीकात नहीं चाहती। एहतसाब शुरू हुआ तो पिछले दरवाजों पर हमसे मिलने की कोशिश करते हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन के कर्जा माफ करवाने की जाली दस्तावेज वजीर आजम हाउस में मरियम नवाज की निगरानी में बनाई गई। वजारत इत्तलात ने आवाम के पैसे से इमरान खान के खिलाफ इश्तिहार नशर किए। परवेज रशीद को कानूनी नोटिस भेज रहे हैं कि वो माफी मांगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाइमुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए बनाए गए हुकूमत के ज़ाब्ता-ए-कार को नहीं मानते। ऑपोजिशन का इसरार। पीपल्स पार्टी के वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों से मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली जफर बोले, कोशिश होगी जो भी हो आईन और कानून के मुताबिक हो। पैनामा लीक्स में एडिटिंग की कोताही, वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम गलती से आया। ICIG ने मान लिया। वजाहत दी कि ऑफशोर कंपनीज नवाज शरीफ नहीं उनके बच्चे चलाते हैं। पैनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली टीम का हिस्सा बनने पर तैयार हैं, लेकिन तहकीकात करने की सलाहियत नहीं। तहकीकाती कमीशन तलब करेगा तो मुआवनत के लिए तैयार हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने वाजे कर दिया। 7 महीने बाद वफाकी काबीना का इजलास। पैनामा लीक्स के लिए तहकीकाती कमीशन के कयाम और इसके ज़वाबित-ए-कार की तौसीक। काबीना ने 3 साल के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने कहा कि तरक्याती मंसूबों से खाइफ और हुकूमत की कामयाबियों से नाला। बाज़ सियासी मुखालिफिन तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में तहरीक इंसाफ का करप्शन मिटाओ मार्च सकरन की जानिब रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने या वोट मांगने नहीं आए, सिंध के लोगों की वकालत करेंगे। 40 पाकिस्तानियों को जलाकर मारने वाले कर्नल पुरोहित और समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों को बचाने के लिए भारत में मुहिम शुरू। ये ठीक नहीं, पाकिस्तान का भारत को पैगाम। भत्ता देने से इनकार पर 12 ताजिरों को कत्ल किया। पुलिस एहलकारों और अरशद पप्पू को साथियों समेत कत्ल करवाया। 197 अफराद के कत्ल की वारदातों का एतराफ। सईद जान बलोच को फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन लगवाया। महाना 1 करोड़ भत्ता लिया। गैंग वॉर, भत्ताखोरी और इफा भराए तावान से हासिल की गई रकम बैरून मुल्क भेजवाई। JIT में लियारी गैंग के सरगना उजैर बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। मोशन में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट इट में से नो। आइज हैव इट एंड द बिल इज पास्ड इनटू लॉ। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर सिंध असेंबली में शोर शराबा, हंगामा, शेम के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी। इसी हंगामा राय के दौरान लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। यूनस खान ने शो कॉज नोटिस का जवाब में माफी मांग ली। क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान कप में शिरकत की इजाजत दे दी। फैसलाबाद में झगड़े का मामला भी निमट गया। उमर अकमल को बेकसूर करार दे दिया गया। थिएटर मालिकान और वीडियो के मुताबिक झगड़े की कोई शहादत नहीं मिली।
اور نسل پرستی، قانون ہاتھ میں لینے کی ترغیب دینے، سیاسی لوگوں کو تضحیک کا نشانہ بنانے اور ان کے خلاف تشدد کو جائز قرار دینے کی شکایات۔ وفاقی حکومت نے فلم مالک کی نمائش پر ملک بھر میں پابندی لگائی۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ ایک زلزلے کے آفٹر شاکس جاری ہیں کہ دوسرا بھونچال آنے کو ہے۔ پاناما پیپرز کی دوسری قسط 9 مئی کو جاری کی جائے گی۔ دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والی تنظیم ICIJ کی اس فہرست میں پاکستان کی 400 سے زیادہ سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام ہوں گے، اور ان میں سے اکثریت کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہے۔ مکمل فہرست میں 2 لاکھ سے زیادہ آف شور کمپنیز کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ ICIJ کا کہنا ہے کہ ذاتی ڈیٹا مکمل طور پر جاری نہیں کیا جائے گا، صرف منتخب معلومات دی جائیں گی۔ دنیا میں تہلکہ مچانے والے پاناما لیکس کے ایک اور دھماکے کی تیاری۔ پاکستان کی 400 سے زائد سیاسی اور کاروباری شخصیات کا پردہ چاک ہونے والا ہے۔ بس انتظار ہے 9 مئی آنے کا۔ پاکستان میں آف شور کمپنیوں کے مالکان کی اکثریت کا تعلق کراچی سے ہے، لاہور دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ دونوں شہروں میں اکثریت ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی رہائشی ہے۔ دی نیوز کے سینئر صحافی اور ICIJ کے پاکستان میں نمائندے عمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق فہرست میں اکثریت کاروباری برادری کی ہے، جو ورجن آئی لینڈ، سیشلز، پاناما اور دیگر ٹیکس ہیونز کو اپنے بیرون ملک منافع کی منتقلی، جائیدادوں کی خریداری، سوئٹزرلینڈ، ہانگ کانگ، سنگاپور، آئرلینڈ اور دیگر جگہوں پر بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ نیا ڈیٹا بھی پاناما کی قانونی فرم موسیک فونسیکا کے دستاویز کے ذریعے سامنے آیا، جس میں 200 سے زائد ممالک اور خطے کے لوگوں کا راز فاش کر کے دنیا میں ہلچل مچائی۔ دستاویز میں ہانگ کانگ سے امریکہ میں نیواڈا تک 21 ٹیکس ہیونز میں کمپنیوں، ٹرسٹ، فاؤنڈیشنز اور فنڈز کے بارے میں معلومات ہیں۔ ICIJ کے اعلان کے مطابق عوام 9 مئی سے نیٹ ورکس پر معلومات حاصل کر سکیں گے، تاہم ذاتی ڈیٹا مکمل طور پر جاری نہیں ہوگا۔ عوامی مفاد میں صرف منتخب معلومات اور اطلاعات جاری ہوں گی۔ دی نیوز کے سینئر رپورٹر اور ICIJ کے پاکستان میں نمائندے عمر چیمہ کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز کی دوسری قسط میں 400 سے زیادہ پاکستانی سیاستدانوں اور کاروباری افراد کے نام سامنے لائے جائیں گے۔ یہ دوسری لیک اس سے مختلف سینس میں ہوگی کہ ایک تو یہ فائنل ہوگی، یعنی لاسٹ اور فائنل، اس میں تمام نام آ جائیں گے کہ جو بھی پاکستانی نام اس ریکارڈ میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% ہوں گے تو کم از کم 99% تو اس میں ضرور آ جائیں گے، اور یہ میں جو 1% کا مارجن اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ لوگوں نے بعض اوقات بڑے سیکرٹ قسم کے ارینجمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈسکور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سرپرائز دینے والے نام بھی آ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ شاید یہ نہ سوچیں کہ ان کا بھی کوئی اس طرح کی کوئی آف شور سیٹ اپ ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے نام بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیات بھی آ سکتی ہیں جنہوں نے کوئی NRO سے فائدہ اٹھایا تھا، ان کے نام بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاروباری شخصیات ہیں وہ تو خیر اگر تعداد میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تو اس میں کاروباری حضرات ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کچھ نے جس طرح اپنے کوئی لا فرم کو لیٹر لکھا کہ ہمارا فلاں بینک جو فلاں آدمی کو 2.5 لاکھ پاؤنڈ یا اتنے پیسے دے دیں، اس طرح کی کوئی ڈیٹیل آ رہی ہیں کوئی اس میں، یا اگر کسی کا کوئی ایسے کوئی چیتا کیسز ہیں کہ جس میں بینک بیلنس کی ڈیٹیل کلائنٹ نے خود مانگی ہوئی ہیں تو وہ انہوں نے آگے پرووائڈ کر دی ہیں۔ ہر کیس میں نہیں ہے، انفیکٹ بڑی ایک جس طرح ہوتا ہے نا ایک نیڈ بیسڈ انفارمیشن، بڑی مختصر، یعنی انہوں نے کوئی اتنا زیادہ کوئی وہ وضاحت نہیں مانگی ہوئی، یا جو لا فرم ہے اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ نہیں ہے۔ جتنی انفارمیشن انہیں اپنی رجسٹریشن کے لیے یا جس جگہ پہ کمپنی رجسٹرڈ ہے ادھر سے انہوں نے کوئی مانگی ہے یا کلائنٹ نے کوئی وضاحت مانگی ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے یا ان کے ریکارڈ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ وہ جس طرح ہم منی ٹریل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ ذکر ہوگا جی کہ میں نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے یا میں پاکستان سے پیسے اتنے باہر بھیج رہا ہوں، اس طرح سے یعنی کہ اتنا وضاحت کے ساتھ اس ریکارڈ میں ذکر نہیں ہے۔
اور مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا ہے کہ ICIG کی وضاحت کے بعد پاناما لیکس کی آڑ میں وزیر اعظم پر الزام لگانے والے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے. طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پاناما لیکس کی تحقیقات نہیں چاہتی. جو ان کے منہ میں آتا تھا بولتے جاتے تھے, بغیر سوچے سمجھے بولتے جاتے تھے. تو کیا آج ہم طلب کرتے ہیں ان سے اکراس دی بورڈ ہاتھ باندھ کے معافی مانگے کہ جو کچھ آپ نے اس آڑ میں وزیر اعظم کے اوپر تہمتیں لگائیں, وزیر اعظم کے اوپر آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی, چیکڑ اٹھانے کی کوشش کی. یہ اب اتحاد بنا رہے ہیں, یہ اب احتجاج کر رہے ہیں. اتحاد کون بنا رہا ہے؟ یہ اتحاد بنا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرضے معاف کروائے. یہ جہانگیر ترین صاحب پڑھے لکھے جال ساز ہیں, پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, باہر سے پڑھے ہیں. 1980 میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھے, موٹر سائیکل ان کے پاس تھا, آج جہاز ہے ان کے پاس. یہ کس طرح کی جال سازیوں سے آیا ہے لوگ جانتے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے قرضہ معاف کرانے کی جعلی دستاویز وزیر اعظم ہاؤس میں مریم نواز کی نگرانی میں بنائی گئیں. شہباز شریف نے غلط الزام لگایا کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کی بیرون ملک کمپنیز ہیں. جہانگیر ترین انہیں قانونی نوٹس بھیج رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی خان اور ترین جو ہیں ان کے بیرونی ملک ان کی کمپنیاں ہیں. مکمل طور پر جھوٹ بولا شہباز شریف نے, اور آج بھی جہانگیر ترین صاحب ان کو لیگل نوٹس ایشو کرتے ہیں. ایک اشتہار ریلیز کیا گیا میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, اور پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ لاکھوں یا کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے گئے, جس کا تعلق صرف نواز شریف صاحب کے ذاتی معاملات کی تشہیر کے حوالے سے عمران خان پر کیچڑ اچھالنا تھا. آج ایک اور لیگل نوٹس پرویز رشید صاحب کو بھجوا رہے ہیں, اور ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگے. ایک اور کیس ہم فائل کر رہے ہیں, وہ ہے کیپٹن صفدر صاحب جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں. یہ اس حوالے سے ہے کہ جو انہوں نے اثاثے داخل کیے ہیں الیکشن کمیشن میں, اس میں انہوں نے مریم صاحبہ کے جو اثاثے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بار نے پاناما لیکس کمیشن پر حکومت کے ضوابط کار مسترد کر دیے. سپریم کورٹ بار کے صدر علی ظفر کہتے ہیں کہ کوشش ہوگی جو کچھ بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایجنڈا صرف گو نواز گو ہے. ٹرمز آف ریفرنس جو حکومت نے بنائے ہیں ان کو ہم نے عمومی طور پہ سپریم کورٹ بار نے اپنے طور پہ ہم سے متاثر ہو کے نہیں, اور ہم نے اپنے طور پہ مسترد کیا ہے. ہم ایک رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی سچ ہے وہ پتہ کیا جائے پاناما لیکس کے بارے میں. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, کو نواز غلطی ہے یا صحیح ہے, ان کے بچوں نے بات کو خود مان لیا ہے. ہم تو فیملی کی بات کر رہے ہیں نا. پاناما لیکس کی خبروں میں نواز شریف کا نام ایڈیٹنگ کی غلطی سے آیا. پاناما پیپرز کے ذریعے تہلکہ مچانے والی تنظیم ICIJ نے غلطی تسلیم کر کے نواز شریف کا نام واپس لے لیا. مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. پاناما لیکس کی خبروں میں نواز شریف کا نام غلطی سے دیا گیا. ICIJ نے غلطی تسلیم کر لی. سینئر صحافی احمد نورانی کی رپورٹ کے مطابق پاناما لیکس کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اپنی ویب سائٹ پر اپنی غلطی کی تصحیح کر لی ہے کہ آف شور کمپنیوں میں نواز شریف کا نام نہیں. تنظیم نے اپنی تمام خبروں میں سے وزیر اعظم نواز شریف کا نام خارج کر دیا ہے. تنظیم نے وضاحت کی ہے کہ ایڈیٹنگ کی غلطی کے باعث خبر میں یہ جملہ چلا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم آف شور کمپنیاں چلاتے ہیں, تاہم آف شور کمپنیاں ان کے بچے چلاتے ہیں. ICIJ کی ویب سائٹ نے وضاحت جاری کر دی کہ حسن اور حسین نواز شریف کے نام 21 اپریل 2016 کو اپ ڈیٹ کیے گئے. یہ پیش رفت نون لیگ کے رکن پارلیمان دانیال عزیز کی جانب سے ICIJ کو دی جانے والی شکایت کے بعد سامنے آئی. خط میں لکھا گیا ہے کہ ادارے کی رپورٹ میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کا حوالہ دیے جانے میں بدنیتی ہی شامل ہو سکتی ہے.
है ताकि वजीर आजम पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। इस सब का हतमी मकसद पाकिस्तान के जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा रहनुमा और हुकूमत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है ताकि प्रोपेगेंडा फैलाकर जाती मकासद हासिल करने वालों को फायदा हो। और आज एक और बात सामने आई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने लंदन में 43 करोड़ रुपए की जायदाद की कीमत 29 लाख रुपए बताई। बरतानिया की मारूफ प्रॉपर्टी वेबसाइट ने कच्चा छट्टा खोल दिया। सीनियर सहाफी वसीम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल अलीम खान ने पनामा पेपर्स में अपनी ऑफशोर कंपनी की मालियत 29 लाख रुपए जाहिर की। हालांकि उन्होंने लंदन के महंगे इलाके में अपने 4 फ्लैट्स की मालियत का एतराफ किया है। बरतानिया की मारूफ प्रॉपर्टी वेबसाइट रोला का तखमीना बताता है कि अब्दुल अलीम खान की मिल्कियत में 4 फ्लैट्स की मजमूई मालियत 28,50,000 पाउंड यानी 43 करोड़ 18 लाख रुपए है। अलीम खान की हेक्सिम इन्वेस्टमेंट ने लंदन के बालमोराल अपार्टमेंट में 15 करोड़ 30 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। कंपनी दूसरे फ्लैट 562 पार्क वेस्ट एजवे रोड की भी मालिक है। इसकी मौजूदा कीमत 7 करोड़ 31 लाख रुपए है। तीसरे फ्लैट नंबर 142 मार्बल आर्च अपार्टमेंट्स की मौजूदा मालियत 10 करोड़ 65 लाख रुपए है। चौथे फ्लैट नंबर 305 वेस्ट कोई की मौजूदा मालियत 9 करोड़ 88 लाख रुपए है। FBR के कागजात में दर्ज अपने असासों को जायज करार देते हुए अलीम खान का मौकिफ था कि दर्ज मालियत कंपनी के इब्तदाई सरमाए के मुताबिक है। टैक्स माहिरीन का कहना है कि कानून के तहत कोई भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपने असासे जाहिर करने का पाबंद है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी लंदन में 4 फ्लैट्स महज 29 लाख में खरीदे। FBI जराए ने बताया कि हकायक छुपाने पर अलीम खान के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जहांगीर तरीन ने 2007 में कंपनी में सरमायाकारी की। 2010 तक कंपनी ने 8.5 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज मुआफ कराया, जिसके फौरन बाद जहांगीर तरीन कंपनी के डायरेक्टर बन गए। सीनियर सहाफी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड के माली गोशवारों का ऑडिट AS फर्गूसन ने किया था, जिससे पता चलता है कि ये कंपनी 1991 में कायम हुई और 1997 में बैठ गई। 2007 में जहांगीर तरीन की मैसर्स JDW शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी ने इसमें सरमायाकारी की और फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड की बड़ी हिस्सेदार बन गई। इस कंपनी के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग 2007 में हुई। 2007 ही जहांगीर तरीन का मुशर्रफ की काबीना में बतौर वजीर सनत व पैदावार आखिरी बरस था। बैंक दस्तावेजात जाहिर करती हैं कि इस कंपनी की जानिब से लिए गए कर्जे 2010 तक माफ होते रहे। सरकारी दस्तावेज से पता चलता है कि FPML ने 2010 में 7 करोड़ 85,61,000 और 90,15,000 रुपए के कर्जे UBL और मुस्लिम कमर्शियल बैंक से माफ कराए और कर्जे माफ होते ही जहांगीर तरीन कंपनी के डायरेक्टर बन गए। जो बैंक दस्तावेजात जहांगीर तरीन ने मीडिया को दी और इससे पहले जो स्टेट बैंक पाकिस्तान के खत का असर जाहिर करने के लिए इंतखाबात के दौरान उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने जमा कराई थी, उनके मुताबिक जहांगीर तरीन 29 दिसंबर 2010 को कंपनी के डायरेक्टर बने और 4 फरवरी 2013 को इस ओहदे से इस्तीफा दिया। लेकिन FPML की वेबसाइट अभी भी जहांगीर तरीन को कंपनी का CEO जाहिर करती है। कंपनी का डायरेक्टर बनने की तारीख से जहांगीर तरीन को कुछ फायदा पहुँच सकता है और वो अपने आप को आर्टिकल 63(1) से बचा सकते हैं, लेकिन वो कंपनी में GDW की 2007 में होने वाली सरमायाकारी नहीं छुपा सकते। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज GA न्यूज से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कर्जे माफ कराने के इल्जाम की तरदीद की थी। उनका कहना था कि जिस वक्त कर्जा लिया और माफ कराया गया उनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था। जहांगीर खान तरीन ने खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। उनका कहना है कि कंपनीज ने जिस वक्त कर्जा माफ करवाया उस वक्त वो उनका हिस्सा नहीं थे। ये बात टोटली गलत है। मैं ऐसे काम कभी आज तक जिंदगी में कभी मैं नहीं किए। मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं करता। जब मैंने खरीदी थी कंपनी उससे कुछ साल पहले उसके कर्जे, मुझे डेट याद नहीं है, मेरा ये कंसर्न भी नहीं है यार, चाहे 1 दिन पहले हो या साल पहले हो। मैंने बैंक से खरीदी थी। मुझे इस बारे में क्लीन कट कंपनी मिली थी जिसकी कोई कर्जा रह नहीं गया था, जो बिल्कुल माफ हुए करते थे। उसके बाद मैंने ली। कंपनी इंडिपेंडेंट एंटिटीज होती हैं, किसी की भी कंपनी हो, मेरा राइट है उस कंपनी को खरीदने का अगर उस कंपनी में मैंने खुद एज शेयर होल्डर कुछ काम नहीं किया। तो ये तो आप कहें कि जी किसी और रिश्तेदार में होगा, शायद उसकी कंपनी हो जिसमें मेरा अपना हिस्सा ना हो, उसके राइट ऑफ होंगे, वो भी मेरे पे लगा देंगे आप।
इसके अलावा आपको खबर दें कि तर्जुमान नैब का कहना है कि साबिक एमएनए हनीफ अब्बासी मुदारबा स्कैंडल में कभी मुलजिम नहीं रहे, ना ही वो मुदारबा स्कैंडल से फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। तर्जुमान नैब ने वजाहती बयान में कहा है कि मुदारबा केस में हनीफ अब्बासी के मुलव्विस होने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुदारबा केस के मुलजिम इरशादुल्लाह जान से हनीफ अब्बासी की कंपनी ने इस्तेमाल शुदा जनरेटर खरीदा था और उसकी कुछ अदायगी नकद और कुछ चेक के जरिए की। तर्जुमान नैब के मुताबिक बुलाने पर हनीफ अब्बासी और कंपनी के मैनेजर नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए और बताया कि वो मुदारबा स्कैंडल से आगाह नहीं, उन्होंने इस्तेमाल शुदा जनरेटर खरीदा और उसकी अदायगी की। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि स्टेट बैंक तहकीकाती अथॉरिटी नहीं, तहम पनामा लीक्स की तहकीकात का हिस्सा बनने पर तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने बैरून मुल्क रकम भेजने का गुर बता दिया। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने तस्दीक भी कर दी। देखिए अशरफ मालखम की रिपोर्ट। अगर आप अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक से इजाज़त लेकर $5 लाख बाहर भिजवा सकते हैं। इससे ज्यादा सरमाया बाहर भिजवाने के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी की इजाज़त दरकार होती है। लेकिन अगर आप इजाज़त ना लें, अपने गैर मुल्की अकाउंट से जितना सरमाया चाहें बैरून मुल्क भिजवा दें। ये सब कहा चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सेनेटर सलीम माडवी वाला ने। इनकी तस्दीक की डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने। सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद खान ने बताया कि स्टेट बैंक पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली टीम का हिस्सा बनने पर तैयार है। कमीशन तलब करेगा तो मुआवनत के लिए भी तैयार हैं। यही जवाब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आया। SCCP के नुमाइंदे का कहना था कि पाकिस्तान में 192 ऑफशोर कंपनियों ने सरमायाकारी कर रखी है। ऑफशोर कंपनियों पर ब्रीफिंग के लिए खसूसी दावत पर आए माहिर ने कहा कि पाकिस्तान ने इतलात के तबादले के लिए सिर्फ तुर्की, चीन, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से मुआहिदा कर रखा है। किसी दूसरे जरिए से हासिल करदा इतलात पर कोई कमीशन या इदारा तहकीकात नहीं कर सकता और न ही इन इतलात को किसी अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने पनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन के क़याम और उसके ज़ाब्ता कार की तौसीक कर दी। वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन खौफजदा हैं और मुल्की तरक्की की राह में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि तरक्याती मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल हुए तो 2018 तक उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। 7 माह बाद पनामा लीक्स का मामला भी खूब जेरे बहस आया। वजीर आज़म बोले, मुखालिफिन तरक्याती मंसूबों से खाइफ हैं और हुकूमत की कामयाबियों से नाला भी। बाज़ सियासी मुखालिफिन मुल्की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में बिजली गैस की किल्लत अपने दौरे हुकूमत में ही खत्म कर देंगे। मुखालिफिन खौफजदा हैं कि तरक्याती मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल हुए तो 2018 तक उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। वफाकी काबीना ने वजीर आज़म की जानिब से खुद और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करने के इक़दाम को सराहा। जराए का कहना है कि काबीना ने वजीर आज़म के ऐलान करदा जुडिशल कमीशन और उसके TORs की तौसीक भी कर दी। वफाकी काबीना ने आइंदा साल के पेश करदा बजट स्ट्रेटेजी पेपर की भी मंजूरी दे दी। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का ये इजलास आज 26 हफ्तों बाद हुआ, जिसमें कुछ तरक्याती मंसूबों के अलावा बजट तजावीज़ और पनामा लीक्स पर कमीशन के ज़वाबित कार पर बातचीत की गई। काबीना इजलास में भी मुल्की उमूर सोफा काबीना के जरिए ही चलाए जाते रहे। रोजनामा जंग के अशरफ मालखम के मुताबिक नवाज शरीफ हुकूमत ने बरतानिया के सोफा काबीना का तस्वुर अपना लिया है। इसे बरतानिया के साबिक वजीर आज़म टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन ने मकबूल करवाया। टोनी ब्लेयर अपने चुनिंदा मुशीरों के साथ सोफे पर बैठकर इराक जंग जैसे नाजुक और संगीन उमूर पर तबादला ख्याल करते थे। मौजूदा हुकूमत भी अहम तरीन मामलात मुंतखब तरीन अफराद के मशवरे से करती है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद देखिए। लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल किसके हाथ लग गई? उज़ैर बलोच ने कितने कत्ल कराए? और फिल्म मालिक पर पाबंदी क्यों लगाई गई?
40 पाकिस्तानियों को जलाकर मारने वाले कर्नल पुरोहित और समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों को बचाने के लिए भारत में मुहिम शुरू हो गई है। ये ठीक नहीं। सेक्रेटरी खारजा ने दौरे भारत में दिल्ली हुकूमत को ये पैगाम दिया। उनकी न्यूज कॉन्फ्रेंस का अहवाल देखिए जरगून शाह की रिपोर्ट में। भारतीय सेक्रेटरी खारजा एस जयशंकर से की हैं दो टोक बातें। समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के मरकजी मुलजिम कर्नल पुरोहित और दीगर मुलजमान की रिहाई के मंसूबे पर सख्त तशवीश का इजहार भी किया। ये कहना है सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी का भारत से वापसी पर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। I also reiterated Pakistan's call for fair investigation. मैंने समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान का मुतालबा दोहराया। इस हमले में 42 पाकिस्तानी शहीद हुए। मैंने समझौता एक्सप्रेस हमले के चंद जिम्मेदारों को रिहा किए जाने की भारतीय कोशिशों पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। To exonerate some of the individuals who were responsible for the attack. सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि भारतीय हम मनसब को साफ साफ बता दिया कि भारत से जब भी बात होगी शुरुआत मसला कश्मीर से होगी। कश्मीर सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है। हमने कश्मीर का मामला उठाया कि आप इसको विश अवे नहीं कर सकते। ये एक कोर इशू है, इसको डील करना पड़ेगा, इसका एक मुनसफाना हल ढूंढना पड़ेगा। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि उनकी अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात को कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं कहा जा सकता, ताहम भारत ने मुज़ाकरात की अफादियत से इनकार नहीं किया। पठानकोट वाक़े पर भारतीय JIT को पाकिस्तान आने की इजाज़त और कुलभूषण यादव के लिए कौंसलर रिसाई देने की दरख्वास्तें ज़ेर गौर हैं। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 197 अफराद को कत्ल किया, कुछ को खुद मारा और कुछ को अपने कारिंदों से मरवाया। JIT में लियारी गैंग के सरगना उज़ैर बलोच ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। ये है लियारी गैंग वॉर के बदनाम ज़माना किरदार उज़ैर जान बलोच के हौलनाक एतराफात, जिनका इंकशाफ उसने JIT में किया। ज़राए जियो न्यूज़ को बताते हैं कि उज़ैर बलोच ने बिलवास्ता या बिलावास्ता 197 अफराद को मौत के घाट उतारने का एतराफ़ किया। खौफ और दहशत की अलामत बनने वाली चंद चीदा वारदातों का एतराफ़ किया गया। उनके मुताबिक 18 अक्टूबर 2010 में भत्ता न देने पर शेरशाह कबाड़ी मार्केट के 12 ताजिरों को गोलियों से भून डाला। दुश्मनी का पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए गैंग वॉर के एक और किरदार अरशद पप्पू को 2 साथियों समेत पहले अगवा कराया और फिर कत्ल कर डाला। तहरे कत्ल की इस वहशियाना वारदात में उज़ैर बलोच की 2 गाड़ियां और कलरी थाने की 1 पुलिस मोबाइल इस्तेमाल हुई। डालमिया के हाजी असलम को उसके 5 बेटों समेत कत्ल करने की वजह भी दुश्मनी बताई गई, जबकि उज़ैर बलोच ने DIG साउथ की स्पेशल टीम के रुकन हेड कांस्टेबल शुजा के कत्ल का भी एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच पर पुलिस एहलकारों और ताजरों समेत दीगर अफराद के कत्ल के इल्जामात भी हैं। उज़ैर बलोच ने सईद जान बलोच को फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन लगवाने का भी एतराफ़ किया। बताया कि उसके एवज सईद जान बलोच से माहाना 1 करोड़ रुपए भत्ता वसूल करता रहा। उज़ैर बलोच ने इंकशाफ किया कि साबिक टाउन एडमिनिस्ट्रेटर लियारी मोहम्मद रईसी से भी करीबी ताल्लुकात थे, जो हर ठेके में उसे 20% रकम फराहम करता रहा। और एतराफ़ इस बात का भी कि गैंग वॉर, भत्ताखोरी और इगवा बराए तावान से हासिल रकम बैरून मुल्क भी भिजवाई गई। तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। और तहरीक इंसाफ का करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। जगह जगह काफिले का शानदार इस्तकबाल किया गया। तहरीक इंसाफ का काफिला दूसरे रोज उमरकोट से मीरपुर खास पहुंचा, जहां जलसे से शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम के टैक्स से जमा किया गया खजाना बेदर्दी से लूट लिया जाता है। मौका मिला तो पाकिस्तानी आवाम को गुलामी के तौक से आज़ाद कराएंगे। करप्शन मिटाओ काफिला मीरपुर खास से सिंधड़ी और कंधड़ी पहुंचा तो कारकुनों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सांगड़ में प्रेस क्लब चौक पर भी शाह महमूद कुरैशी ने शुरका से खिताब किया। उनका कहना था कि एक तबका माल बनाता है और मुल्क से बाहर ले जाकर जायदादें बनाता है। टैक्स इस मुल्क का गरीब तबका देता है और एक छोटा सा तबका है जो उस पर डाका डालता है और डाका डालकर माल बनाता है और फिर माल जो बनाता है वो पाकिस्तान में उस माल को महफूज नहीं समझता, वो उस माल को बाहर मुंतकिल करता है, वो बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाता है। मार्च के शुरका रात सकरंड में कयाम करके तीसरे मरहले में नवाब शाह, नौशहर फेरोज और खैरपुर जाएंगे।
दुनिया भर में खुफिया बैंकिंग का दौर खत्म हो रहा है और 60 मुमालिक ने इससे मुतालिक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। ये बात मारूफ कानूनदान बैरिस्टर महमूद मांडवीवाला ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस को ऑफशोर कंपनी से मुतालिक प्रेजेंटेशन में बताई। बैरिस्टर महमूद मांडवीवाला ने टैक्स फ्री पनाहगाहों के कानूनी हैसियत के मुतालिक बताया कि वहाँ टैक्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते और पैसे के मुतालिक भी सवालात नहीं किए जाते कि ये कहाँ से आया। वहाँ कारोबार मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक है। पूरी दुनिया में बैरून मुल्क अकाउंट रखना गैर कानूनी नहीं और न ही कानूनी तरीके से टैक्स बचाना गैर कानूनी है। ऑफशोर कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है, जहाँ दुनिया की 40% ऑफशोर कंपनियाँ हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जो ऑफशोर कंपनीज हैं तकरीबन 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो ऑफशोर कंपनीज के थ्रू होता है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ जो है वो ऑफशोर कंपनीज में रहती हैं। इसका मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो ऑफशोर कंपनी है तो वो इलीगल है, उसमें लीगल काम भी बहुत होता है। कायमा कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तानी कवानीन में भी गैर मुल्की अकाउंट रखना और ऑफशोर कंपनी खोलना गैर कानूनी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के बदउनवानी के खिलाफ कन्वेंशन के तहत अब ऐसे कवानीन बन रहे हैं जिनसे गैर मुमालिक में मौजूद दौलत को वापस लाया जा सकता है। सेनेट को बताया गया कि दूसरे मुमालिक में बैंक अकाउंट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट टैक्स बचाए जाने से लड़ने के लिए ऐसी मालूमात तक रसाई और उनके तबादले का तरीकाकार फराहम करती है। ये दुनिया में बैंकों के खुफिया होने का अंजाम है और दुनिया के 60 मुमालिक ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस पर दस्तखत नहीं किए और पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए फोरेंसिक ऑडिट का कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद ही नहीं। फोरेंसिक ऑडिट तो आप अगर कोई आपके पास लीगल फ्रेमवर्क होगा तो आप ये फोरेंसिक ऑडिट करा सकेंगे। तो पहला तो आई थिंक सवाल का जवाब वहीं पे आ जाता है कि इस वक्त इस तरह का कोई लीगल फ्रेमवर्क नजर नहीं आता जिसके तहत ये फोरेंसिक ऑडिट हो सके बाहर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को फरोग देगा। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B3 पर बरकरार रखा है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार जोर पकड़ रही है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा और तवानाई के शोबे में बेहतरी से कारोबारी माहौल भी साजगार होगा, जिससे सरमायाकारी बढ़ेगी। मूडीज के मुताबिक तर्ज हुक्मरानी अगरचे कमजोर है मगर इसमें बेहतरी देखी जा रही है। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान यूनुस खान ने अपनी गलती पर माजरत कर ली। क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें माफ भी कर दिया और पाकिस्तान कप में शिरकत की इजाजत भी दे दी। यूनुस खान तनाज़े का ड्रॉप सीन हो गया। कप्तान पर पाबंदी लगी, ना इजाफी जुर्माना हुआ, सीधी साधी गैर मशरूत माफी। बल्कि एक रोज पहले बोर्ड ने जिस इवेंट से बाहर किया अब उसमें ही शिरकत की इजाजत भी दे दी। पाकिस्तान कप में खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान यूनुस खान ने अंपायर्स और रेफरी से तकरार के बाद इवेंट छोड़ने पर जारी शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया, जिसमें अपनी गलती पर माजरत कर ली। बोर्ड ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया और यूनुस को माफ कर दिया, बल्कि पाकिस्तान कप में शिरकत की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन शहरियार खान कहते हैं कि यूनुस खान साल से पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क उनकी अच्छी शोहरत है। पाकिस्तान कप का वाकया नाखुशगवार था, लेकिन खुशी है कि यूनुस ने अपनी गलती तस्लीम की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उमर अकमल के खिलाफ लड़ाई झगड़े का कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें इस वाक़े से क्लीन चिट दे दी गई। उमर अकमल फिर बच गए। पीसीबी की गिरफ्त कमजोर या उनको बचाने वाला हाथ मजबूत। उमर अकमल का डिसिप्लिन तोड़ने का ये पहला वाकया नहीं, वो इससे पहले भी कई बार नज्म ज़ब्त की धज्जियां उड़ा चुके हैं। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन से उलझ गए, थाने के चक्कर लगाने पड़े, जुर्माना हुआ, लेकिन पीसीबी हुक्काम कुछ न कर सके। ऐसा ज्यादती हो रही है।
फिर 3 माह पहले हैदराबाद में डांस पार्टी में चले गए, पुलिस छापे में पकड़े भी गए, लेकिन कप्तान की फरमाइश पर उन्हें मासूम मान लिया गया। फिर फैसलाबाद में स्टेज ड्रामे के दौरान गुलगप्पाड़े का इल्जाम लगा और उन्हें जिस तरह गाड़ी में धकेला गया, ऐसा रवैया बैरून मुल्क पुलिस वाले मुल्जिमान के साथ करते हैं, लेकिन फिर सबूत हवा में उड़ गए। उमर अकमल दाएं हाथ के बैट्समैन हैं, लेकिन पीसीबी के चुंगल से निकलना अब उनके बाएं हाथ का खेल है।